कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको दिल छू लेने वाली सच्ची और क्लासिक कहानियां सुनना पसंद हैं, तो मोहो एंटरटेनमेंट को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी एक क्लिक हमें और भी बेहतर कहानियां लाने की ताकत देती है। तो आइए आपको सुनाते हैं आज शर्लॉक की कहानी, छींटदार फीते का रहस्य। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए एक ऐसी सुबह की जहां हवा में ठंडक है, सड़कों पर हल्की धुंध तैर रही है और दुनिया अभी पूरी तरह जागी भी नहीं है। इसी शांत उदास से लंदन की सुबह में बेकर स्ट्रीट के एक छोटे से कमरे में दो आदमी बैठे थे। एक सोच में डूबा हुआ, दूसरा खिड़की से बाहर झांकता हुआ। पहला दुनिया का सबसे अनोखा दिमाग और दूसरा उसका सच्चा साथी। नाम तो आप जानते ही हैं, शर्लॉक होम्स और डॉक्टर जॉन वॉटसन। उस सुबह घर में जैसे कुछ भारी सा महसूस हो रहा था, मानो बाहर की ठंड से ज्यादा कमरे के भीतर कोई अनजाना साया घूम रहा हो। एक बेचैनी, एक अनकही खामोशी। तभी दरवाजे पर एक हल्की मगर जल्दी जल्दी की दस्तक हुई। घर की मालकिन मिसेस हडसन दरवाजे पर आईं और बोलीं, मिस्टर होम्स, एक युवती मिलने आई है। बहुत घबराई हुई लगती है, कहती है आपसे तुरंत मिलना है। शर्लॉक ने अपनी तेज नजर से वॉटसन की ओर देखा। दोनों समझ गए, ऐसी हालत में कोई सुबह सुबह तभी आता है जब उसके भीतर कोई भारी तूफान चल रहा हो। कुछ ही क्षणों बाद कमरे में धीरे से कदम रखते हुए एक लड़की अंदर आई। काले कपड़े, चेहरा उतरा हुआ, आंखें लाल, जैसे कई रातों से नींद उसकी जिंदगी से गायब हो चुकी हो। वह बैठते हुए भी कांप रही थी, नहीं पता डर से या उस याद से जो उसे हर सांस में तंग कर रही थी। धीरे से बोली, मिस्टर होम्स, मुझे आपकी सहायता चाहिए। मुझे लगता है कि मैं भी मर जाऊंगी, ठीक वैसे जैसे मेरी बहन मर गई थी। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था जिसे सुनकर किसी भी इंसान के दिल में सन्नाटा भर जाए। शर्लॉक आगे झुका, उसने नर्म आवाज में कहा, घबराइए मत, आप यहां सुरक्षित हैं। सब बताइए, क्यों सोचती हैं कि आपकी जान खतरे में है? युवती ने गहरी सांस ली। वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, मानो उसके शब्द ही भारी हों और हर वाक्य उसके दिल को घायल कर रहा हो। उसने कहा, मेरा नाम है हेलेन स्टोनर। मैं स्टोक मोरान में रहती हूँ, अपने सौतेले पिता डॉक्टर ग्रिम्सबी रॉयलॉट के साथ। उस नाम का उच्चारण होते ही कमरे का माहौल थोड़ा बदल गया। डॉक्टर रॉयलॉट, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर आम लोग भी रास्ता बदल लेते थे। एक अजीब, कठोर, खतरनाक व्यक्तित्व। हेलेन बोलती रही, मेरी बहन जूलिया 2 साल पहले मर गई। हम दोनों जुड़वां की तरह थे। उसकी मौत आज तक कोई समझ नहीं पाया। कमरा अंदर से बंद था, खिड़कियां बंद, कोई निशान नहीं, कुछ भी नहीं। मगर मरते मरते उसने सिर्फ इतना कहा था, छींकदार फीता, फीता। कमरे में एक भारी चुप्पी फैल गई। होम्स अपनी कुर्सी पर सीधा हुआ। उसके चेहरे पर गहरी सोच की रेखाएं उतर आई थीं। हेलेन की आवाज टूटने लगी। उसने आगे कहा, मिस्टर होम्स, अब मेरी भी शादी होने वाली है और 2 रात पहले जब मैं उसी कमरे में सो रही थी जिसमें मेरी बहन की मौत हुई थी, मुझे वही आवाज सुनाई दी, एक धीमी सी सीटी, उसी समय जब मेरी बहन ने उसे सुना था। उसके हाथ कांपते हुए उसकी गोद में कस गए। मुझे डर है कि वो जो भी था वो दोबारा मेरे लिए आ रहा है। वो यह कहकर चुप हो गई। उसकी आंखों में वो डर था जो किसी इंसान की आत्मा तक को हिला दे। होम्स ने बड़ी कोमलता से पूछा, आप मुझे अपनी बहन की आखिरी रात के बारे में बताइए, सारी बात, धीरे धीरे, बिना कुछ छिपाए। हेलेन ने सिर हिलाया। उसके शब्द जैसे अतीत का दरवाजा खोल रहे थे। उसने बताया, उस रात तेज तूफान था, हवेली पुरानी थी। हवा जब उसमें से गुजरती तो लगता कोई फुसफुसा रहा हो। मेरी बहन मेरे कमरे में आई, बहुत परेशान लग रही थी। उसने पूछा, हेलेन, क्या तुमने कभी रात को कोई सीटी सुनी है? मैंने कहा, नहीं, क्यों? उसने कहा, 2 रात से सुन रही हूं, किसी की धीमी सी सीटी सुनाई देती है, जैसे रात किसी को बुला रही हो। मैंने कहा, शायद कोई नौकर होगा या बाहर के लोग। वो मुस्कुराई भी, बहुत हल्की मुस्कान, और फिर बोली, शायद मेरा वहम हो, और फिर वो कमरे से चली गई। मैंने उसे जाते देखा, पता नहीं क्यों, पर दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी थी।
हेलन की आंखें नम थीं। उसने रुककर फिर कहा, रात करीब 3 बजे मैं अचानक जाग गई। बारिश जोर से हो रही थी और तभी मेरी बहन की चीख सुनाई दी। मैं दौड़कर बाहर आई। उसका कमरा खुला था। वो गिलियारे में लड़खड़ाते हुए चली आ रही थी। उसके चेहरे पर डर लिखा था, ऐसा डर जो बस मौत से मिलने से पहले आता है। वो मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी और उसने बस इतना कहा, हेलेन, फीता, छींटदार फीता। और फिर वो गिर पड़ी। कमरा फिर चुप हो गया। वातावरण भारी, गहरा, दबा हुआ। होम्स ने आंखें बंद कर लीं और कुछ क्षण तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, आप चिंता ना करें मिस स्टोनर, हम इस मामले को आज ही देखेंगे। उसने वॉटसन की तरफ देखा। एक इशारा, एक मौन सहमति कि आज का दिन एक नए रहस्य की शुरुआत होने जा रहा है। कमरे में कुछ पल तक सन्नाटा रहा। सिर्फ अंगीठी में जलती लकड़ियों की हल्की सी आवाज और एक नाजुक सी ठंड हवा में तैर रही थी। शेरलॉक ने धीरे से अपनी उंगलियां आपस में जोड़ीं और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मिस स्टोनर, आपने जो बताया है वो साधारण मामला नहीं है। आपकी बहन के आखिरी शब्द, आपके घर का ठिकाना और आपके सौतेले पिता का स्वभाव, तीनों मिलकर कुछ ऐसा संकेत दे रहे हैं जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हेलन चुपचाप सिर हिलाती रही। होम्स उठकर खिड़की के पास गया। बाहर से हल्की बारिश की खुशबू आ रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी गंभीरता उतर आई थी, मानो हर बात उसके दिमाग में किसी पहेली की तरह जमती जा रही हो। कुछ क्षण बाद वो मुड़ा और बोला, हमें आपके घर जाना होगा मिस स्टोनर, यहीं से बात पूरी नहीं होगी। हेलन की आंखों में हल्की सी उम्मीद चमकी। उसने कहा, डॉक्टर रॉयलॉट आज शहर गए हैं, शाम तक लौटेंगे नहीं। यदि आप अभी चलें तो शायद हम हवेली को उनकी नजरों से दूर रहकर देख सकें। होम्स ने बिना समय गवाए कहा, बहुत अच्छा, वॉटसन, चलने की तैयारी करिए। वे तीनों बाहर निकले। बारिश धीमी पड़ चुकी थी, लेकिन सड़कें अभी भी नम थीं। घोड़ा गाड़ी बुलवाई गई और वे तीनों लंदन की भीड़ से दूर धीरे धीरे ग्रामीण रास्तों की ओर बढ़ने लगे। आगे का रास्ता लंबा था, पर हवाओं में एक अनजाना भय था, मानो जंगल, पेड़ और बादल भी स्टोक मोरान की हवेली का राज जानते हों। वॉटसन ने धीरे से पूछा, होम्स, आपको क्या लगता है, क्या ये कोई हत्या थी या किसी प्राकृतिक कारण से मौत हुई? होम्स मुस्कुराया नहीं, बस अपनी ठोड़ी पर उंगली रखते हुए बोला, वॉटसन, कभी-कभी चीजें इतनी सरल होती हैं कि हम उन्हें पहचान नहीं पाते, और कभी-कभी इतनी जटिल कि वे पूरी तरह साधारण दिखाई देती हैं। वॉटसन ने थोड़ा झेंपकर हंसी दबाई, पर होम्स बिल्कुल गंभीर था। उसने आगे कहा, मिस स्टोनर की बहन ने मौत से कुछ पहले छींटदार फीता कहा था। अब फीता किसी कपड़े का हो सकता है, या किसी आदमी के पहनावे का, या किसी और चीज का संकेत भी। उसकी आवाज में गहरी सोच की लहर थी। होम्स ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो बस दीवार को हल्के थपथपाता रहा, जैसे कोई भीतर छिपे हुए शब्द को सुनने की कोशिश कर रहा हो। फिर बोला, ये वेंट सामान्य वेंट जैसा नहीं है, और ना इसके पीछे की दीवार वहां कहानी कह रही है जो दिख रही है। उसने फिर बिस्तर की तरफ कदम बढ़ाए। बिस्तर लकड़ी से बना था और जमीन से 1 इंच भी हिल नहीं रहा था। होम्स ने धीरे से कहा, एक बिस्तर जो हिलता नहीं, एक वेंट जो किसी सामान्य उपयोग के लिए नहीं बनाया गया, एक घंटी की डोरी जो किसी घंटी तक नहीं जाती। वॉटसन बीच में बोला, तो फिर इसका मतलब? होम्स उसकी तरफ पलटा, उसकी आंखों में चमक थी। मतलब साफ है वॉटसन, इस कमरे में सब कुछ है, सिवाय उस एक चीज के जो एक कमरे में सबसे जरूरी होती है, सुरक्षा। हेलन घबरा गई। वो बोली, मिस्टर होम्स, क्या आप बता सकते हैं कि मेरी बहन की मौत कैसे हुई? होम्स ने धीमे स्वर में कहा, अभी नहीं, पर जल्दी ही बता दूंगा। उसने कमरे का अंतिम निरीक्षण किया और फिर बोला, आज रात हम यहीं होंगे, अंधेरे में, चुपचाप और बिल्कुल सतर्क। हेलन ने कांपते हुए पूछा, क्या मैं खतरों से दूर रहूंगी? होम्स ने शांत स्वर में कहा, आप आज रात वह कमरे में नहीं सोएंगी, आप सुरक्षित रहेंगी, बाकी सब हम संभाल लेंगे। यह सुनकर हवेली की हवा थोड़ी और भारी लगने लगी।
मानो दीवारें भी जान गई हों कि आज की रात कुछ ऐसा होने जा रहा है जो सालों से इन गलियारों में नहीं हुआ। देर हो चुकी थी, सूरज लगभग ढल चुका था और रहस्य की रात धीरे धीरे करीब आ रही थी। स्टोक मोरान की पुरानी हवेली में शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। आसमान पर बादलों की परतें थीं और हवा में एक ठंडी चुभन जो किसी आने वाले खतरे का संकेत देती थी। हेलेन को होम्स और वॉटसन ने हवेली के एक सुरक्षित कमरे में भेज दिया था, एक ऐसा कमरा जिसका उसके पुराने कमरे से कोई संबंध नहीं था। अब हवेली में सिर्फ दो ही लोग बचते थे जो सच का सामना करने वाले थे, शर्लॉक होम्स और डॉक्टर जॉन वॉटसन। दोनों गिलियारे से गुजरते हुए धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़े जहां कभी हेलेन की बहन जूलिया सोया करती थी और जहां उसकी आखिरी चीख आज तक दीवारों में दबे रहस्य की तरह गूंजती है। कमरा बिल्कुल वैसा ही था, थोड़ा ठंडा, हल्का गीला और अंधेरा जो खिड़की पर लगी धूल भरी सलाखों के कारण और भी घना महसूस हो रहा था। वॉटसन ने हल्के स्वर में कहा, होम्स, क्या आपको पूरा यकीन है कि ये रात हमारे लिए सुरक्षित रहेगी? होम्स शांत, स्थिर आवाज में बोला, वॉटसन, अगर हम डर से भागने वाले होते तो शायद ये कमरा, ये हवेली, ये बात हम तक कभी नहीं पहुंचती। फिर वो थोड़ा रुककर बोला, डर एक संकेत है, पर सच हमेशा उससे बड़ा होता है। दोनों कमरे में दाखिल हुए और दरवाजा हल्का सा बंद कर दिया। उन्होंने कोई रोशनी नहीं जलाई, सिर्फ एक छोटी हाथ लैंप साथ रखी जिसे अचानक मौके पर जलाया जाना था। कमरे में गहरी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जिसमें कोई भी सांस तेज चलने लगे तो खुद ही सुनाई देने लगे। होम्स ने अपने सामान को कुर्सी के पास रखा और धीरे से बिस्तर की तरफ देखा। वो बिस्तर जिसमें 2 साल पहले किसी ने अपना आखिरी पल जिया था। उन्होंने बिस्तर को जांचा, वो मजबूती से जमीन में चढ़ा था, हिल नहीं सकता था। फिर उन्होंने नजर उठाकर दीवार पर लगी घंटी की डोरी देखी जो ऊपर जाकर छत में गायब हो रही थी, लेकिन कहीं नहीं जुड़ी थी। और फिर जो कभी-कभी हवा के संपर्क में थोड़ा सा सिहर जाती थीं। समय लगभग 1 बजे के आसपास होगा। अंधेरा और गहरा हो चुका था। होम्स और वॉटसन अब भी चुपचाप बैठे थे और तभी कमरे में कहीं दूर एक बहुत हल्की आवाज हुई, इतनी हल्की कि एक सामान्य व्यक्ति उसे सुनने से चूक जाता। पर होम्स की आंखें तुरंत चमक उठीं। उसने फुसफुसाकर कहा, वॉटसन, तुमने सुना? वॉटसन ने कान खड़े किए, धीरे से बोला, जैसे कोई धातु हिल रही हो। होम्स ने सिर हिलाया। उसकी आवाज अब और धीमी थी। हाँ, और इसका मतलब है जो हम सोच रहे थे वही होने वाला है। वॉटसन की सांस तेज हुई, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो जानता था, होम्स जब इतना गहराई से बोलता है तो सच का क्षण बहुत पास होता है। कुछ सेकंड बाद कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई और फिर एक धीमी, लंबी, बहुत ही रहस्यमय सीटी सुनाई दी। कमरा जैसे जम गया हो, वातावरण में जैसे कोई अदृश्य साया चल पड़ा हो। वॉटसन कांप गया। सीटी बहुत धीमी थी, पर उसके भीतर एक डर पैदा कर रही थी जो किसी रोशनी के बिना कमरे में और भी गहरा महसूस होता है। होम्स ने तुरंत वॉटसन का हाथ हल्के से दबाया। शांत रहो, अब असली खेल शुरू हो रहा है। अंधेरे में होम्स की आंखें किसी शिकारी की तरह सतर्क थीं। सीटी के बाद कमरे में कुछ भी नहीं हिला, न कोई परछाई, न कोई आवाज। लेकिन होम्स का ध्यान दीवार पर लगे उसी वेंट पर था। कुछ पलों बाद वेंट के भीतर हल्का सा सरकने जैसा कंपन हुआ। वॉटसन ने महसूस किया मानो किसी चीज की मौजूदगी धीरे धीरे कमरे में उतर रही हो। होम्स की सांसें गिनती हुई सी लगीं। वो अब बिल्कुल स्थिर था और तभी वेंट की काली जगह से कुछ जीवित, कुछ सांस लेता हुआ
कुछ बेहद खतरनाक कमरे में उतरना शुरू हुआ। लेकिन अभी इतना ही, क्योंकि कहानी को यहां रोकना जरूरी है। ठीक वहीं जहां सांसें गहरी हो जाती हैं और कमरे का अंधेरा और थोड़ा भारी महसूस होने लगता है। कमरा बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि अपनी ही हार्ट बीट कानों में सुनाई दे रही थी। अंधेरे में होम्स और वॉटसन दोनों अपनी सांसों को हल्का रखने की कोशिश कर रहे थे। वो सीटी, वो अजीब संकेत कमरे की हवा में अब भी गूंज रहा था, मगर धीमे, बहुत धीमे। वेंट की तरफ से आ रही हल्की सरसराहट अब और साफ हो रही थी, जैसे कोई रेंगता हुआ किसी चीज की तलाश में धीरे धीरे अपने रास्ते पर बढ़ रहा हो। वॉटसन के मन में एक ही सवाल था, क्या ये वही है जिसने जूलिया स्टोनर की जान ली थी? लेकिन उसकी हिम्मत वहीं बैठी थी जहां होम्स उसका सहारा था। अंधेरे में बस होम्स की सांसें और उसका दृढ़ आत्मविश्वास दोनों को संतुलित रखे हुए थे। फिर वेंट से नीचे उतरता हुआ एक अजीब सा चमकीला आकार धीरे धीरे दिखाई देने लगा। पहले छोटी चमक, फिर एक पतली लकीर, और फिर पूरा शरीर धीमी लहराती चाल में आगे बढ़ता हुआ। एक सांप, पर कोई साधारण सांप नहीं। उसका शरीर धब्बेदार था, रंगों का ऐसा मिश्रण जो उसे रात में लगभग अदृश्य बना देता था। उसके पैटर्न, उसकी चाल, उसकी खामोशी सब एक ही बात बताती थी, ये मौत है जो चलकर आती है। ये वही छींटदार पीता था जिसका जिक्र जूलिया ने अपनी आखिरी सांस में किया था। अब वो सांप धीरे धीरे बिस्तर की तरफ बढ़ रहा था, यानी उसी दिशा में जहां किसी को सोना चाहिए था। लेकिन आज वहां कोई नहीं था, और ठीक यही होम्स की योजना थी। वॉटसन ने महसूस किया कि होम्स बहुत सावधानी से अपनी छड़ी को हल्के हल्के आगे बढ़ा रहा है, ताकि उस सांप को उकसाए बिना थोड़ा मोड़ सके। कुछ ही सेकंडों में होम्स ने अपनी तमाम ताकत और सटीकता के साथ उस सांप को अचानक छड़ी से झटका दिया। सांप फुफकारा, गुस्से में तड़प उठा और सीधा वापस वेंट में चढ़ गया, तेजी से, क्रोध में, हमले जैसा। होम्स तुरंत फुसफुसाया, वॉटसन, अब जो होने वाला है वो हमारे हाथ में नहीं है। अगले ही पल डॉक्टर ग्रीन्सबी रॉयलॉट के कमरे से एक खतरनाक, कर्णभेदी चीख गूंजी। एक ऐसी चीख जिसे सुनकर लगे कि इंसान का शरीर उस दर्द को संभाल नहीं पा रहा था। वॉटसन और होम्स दोनों दौड़े, उनका दिल अब तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने रॉयलॉट के कमरे का दरवाजा खोला। कमरा अस्त व्यस्त था, कुर्सी गिर चुकी थी, लैंप फर्श पर टूट चुका था, और कुर्सी के पास एक भारी भरकम शरीर मरोड़ खाता हुआ पड़ा था। डॉक्टर रॉयलॉट, उसकी आंखें फैल चुकी थीं, चेहरा पीला पड़ चुका था, और उसके गले के पास वही धब्बेदार सांप कुंडली मारकर बैठा था। वो सांप जिसे उसने खुद पाला, सिखाया और रात की सीटी पर बुलाना सिखाया था। आज वही सांप उसी पर टूट पड़ा था। वॉटसन घबरा गया। हे भगवान, ये तो... होम्स ने हाथ उठाकर उसे शांत किया। वो मर चुका है वॉटसन। उसने वही पाया जो उसने दूसरों के लिए तय किया था। कुछ क्षण बाद होम्स धीरे से झुककर रॉयलॉट की मेज पर रखे सामान को देखने लगा। एक छोटा सा दूध का कटोरा, एक सीट बजाने वाली लकड़ी और वेंट की तरफ रखा हुआ एक स्टूल। सब कुछ स्पष्ट था, सब कुछ स्पष्ट था। वॉटसन ने धीरे से पूछा, तो क्या यही उसकी चाल थी? होम्स खड़ा हुआ, उसकी आवाज शांत लेकिन भारी। हाँ वॉटसन, उसने सांप को वेंट से नीचे भेजना सीखा था। दूध से उसे कमरे का रास्ता मालूम पड़ता, और सीटी की आवाज उसे वापस लौटने का संकेत देती। हर रात वो कोशिश करता कि सांप बिस्तर पर सो रही लड़कियों को डसे। कोई आवाज नहीं, कोई निशान नहीं, और मौत चुपचाप उतर आती। वॉटसन ने सिहर कर कहा, तो जूलिया? होम्स ने गहरी सांस ली। हाँ वॉटसन, जूलिया भी इसी सांप का शिकार बनी थी, और आज रात हेलन की बारी होती,
अगर हमने समय रहते ये खेल नहीं समझा होता। उन दोनों की आंखों में थोड़ा दुख, थोड़ी राहत और बहुत सारा मौन था। कुछ देर बाद वो दोनों हेलेन के पास पहुंचे। वो डरी हुई बैठी थी। उतावली में पूछने लगी, क्या हुआ? क्या आप ठीक हैं? क्या? होम्स ने उसे शांत किया। धीरे से बोला, सब खत्म हो चुका है। आपकी बहन के मौत का रहस्य, आपके जीवन का खतरा, दोनों समाप्त। हेलेन की आंखों में आंसू आ गए। उसने गहरी सांस ली, जैसे सालों से दबा हुआ भार अचानक उसके कंधों से उतर गया हो। धन्यवाद, वो बस इतना ही कह सकी। होम्स ने बस सिर हिलाया और कहा, न्याय कभी कभी देर से आता है, पर आता जरूर है। बाहर सुबह की रोशनी फैल रही थी। पेड़ों पर ओस की बूंदें जमा थीं और हवा अब उतनी भारी नहीं थी। बेकर स्ट्रीट लौटते समय वाटसन ने पूछा, होम्स, क्या आपको लगता है कि आपने जो किया वो सही था? सांप ने रॉयलॉट को मारा, लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप से आपकी ही वजह से हुआ। होम्स कुछ पल शांत रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, वाटसन, मैंने किसी को नहीं मारा। मैंने सिर्फ सच को रास्ता दिखाया, और कभी-कभी सच बहुत कड़वा होता है। वाटसन ने उसकी तरफ देखा। होम्स की आंखों में न राहत थी न पछतावा, बस एक गहरी समझ, जो ऐसे लोगों में मिलती है जो दुनिया को थोड़ा अलग कोण से देखते हैं। और इसी खामोशी में गाड़ी चलती रही। सूरज थोड़ा थोड़ा आसमान पर चढ़ता रहा और वे दोनों एक और रहस्य को पीछे छोड़ते चले गए। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसी कहानियां सुनकर आपको कुछ महसूस होता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली कहानी में।